Assalamualaikum. Let's start our topic transition elements. What are transition elements? प्रोडक्ट टेबल में हमने एल्कली मेटल्स पढ़ा, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पढ़ा, हेलोजेंस, नोबल गैसेस। एक क्लास ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की भी है। अब इनके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ लेते हैं हम लोग। एलिमेंट्स हैविंग पार्शियली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल्स आइदर इन देयर, ये बात समझने की है, आइदर इन देयर एटॉमिक स्टेट और in their common oxidation state are called transition element. D सेक्शन में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं? 1 to 10, राइट? और इसमें 1 to 14। तो वो कह रहे हैं एलिमेंट्स हैविंग पार्शली फिल्ड डी और पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल यानी 1 to 9 और एफ ऑर्बिटल यानी 1 to 13। ठीक है, आइदर इन देयर एटॉमिक स्टेट और इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी अगर आप Fe+2 की बात, आयरन की बात कर रहे हो तो ये क्या एटॉमिक स्टेट? अगर मैं Fe+2 की बात करूँ तो ये है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। Fe+3 की बात कर रही हूँ तो ये भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो वो कह रहे हैं कि इन तीनों स्टेट्स के अंदर ये खसूसियात इन ट्रांजिशन एलिमेंट से पाई जाती हैं कि दे हैव पार्शली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल। ठीक है, अब है टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट। टिपिकल पता है ना कि आपको हम कहते हैं कि जो टिपिकल मतलब जो यूजली है, जो है मतलब जो ऑब्वियस चीज़ है ना वो टिपिकल है। जो मतलब जो डेफिनेशन को फॉलो कर रही है वो तो है ही, मतलब ये ट्रेंड्स को फॉलो कर रही है, प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रही है, डेफिनेशन को फॉलो कर रही है। टिपिकल जो ऑब्वियस चीज़ है। अब अनऑब्वियस चीज़ है ये नॉन टिपिकल। अब नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स ना ग्रुप 2b के और ग्रुप 3b के, ठीक है, इनके एलिमेंट्स को बोलते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तो इनके पास कम्प्लीटली फिल्ड, यहाँ मैंने लिख दिया, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं। ये रीज़न लिखी हुई, इनको टिपिकल क्यों बोलते हैं। टिपिकल मतलब नॉन टिपिकल क्यों बोलते हैं, यानी ये प्रॉपर्टीज़ शो नहीं कर रहे हैं हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, बट स्टिल दे आर। क्यों बताती हूँ क्यों। सबसे पहले फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इनमें पाए जाते हैं। हालांकि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि पार्शियली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल हमें रिक्वायर्ड है फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लेकिन इनके क्या है, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल। दूसरी बात जो हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी, क्या पढ़ा था कि अच्छा ये बताती हूँ मैं, डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ना एक प्रॉपर्टी है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये भी हम पढ़ते हैं नीचे जाके जब हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो नॉन टिपिकल के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी भी नहीं पाई जाती। उसके अलावा दे डू नॉट शो कलर्ड कंपाउंड। कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन भी हम पढ़ते हैं। कलर्ड कंपाउंड तब शो होगा जब हमारे पास अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे डी सेक्शन में। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जब हम लोग अभी तो शुरुआत है, अभी आप देखो, अभी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। अब जिंक, कैडमियम, मर्करी और स्कैंडियम और इसकी इन सब की जब हम लोग पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो आप देखोगे कि ना इन सब में 3d10 आ रहा है, यानी कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल आ रहा है। कहीं भी ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या पार्शली फिल्ड या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स नज़र नहीं आएंगे हमें। तो इसलिए ये फिर कलर्ड कंपाउंड भी शो नहीं करेंगे। कलर्ड कंपाउंड शो ही वो करते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बस मैंने शॉर्ट सा ओवरव्यू दिए। अभी इन सब बातों को ना एक पूरे टॉपिक के तौर पे हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर इंक्लूडेड है डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ना रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं क्योंकि इनकी अकरेंस अर्थ में बहुत ज़्यादा कम है। अच्छा, डी ब्लॉक को आउटर ट्रांजिशन भी कहते हैं, एफ ब्लॉक इनर भी कहते हैं। इनकी नंबर 37 डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और 28 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और आगे चलते हैं। अच्छा, अब डी ट्रांजिशन की बात कर ली, उसमें क्या क्या है देखो। ये ट्रांजिशन की मैंने बात की, ट्रांजिशन में क्या थे, डी थे, अब और एफ थे। अब मैं आगे से मज़ीद इनको क्लासीफाई कर रही हूँ। 3D की भी आगे से ना 4 सीरीज है, 3D, 4D, 5D और 6D, और आगे से F की 4F और 5F। ठीक है, इस तरह मैं क्लासिफिकेशन लेके चल रही हूँ। अब वो कह रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स फर्दर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D, 6D। ठीक है,
3D सीरीज़ शुरू हो रही है स्कैंडियम से, ख़त्म हो रही है जिंक पे। ये एक शुरू हो रही है, इसको क्या बोलते हैं मुझे ये भूल गया, ये सॉरी इसको मैं बताती हूँ इसको क्या बोलते हैं। एंड हो रही है कैडमियम पे, लैंथेनम से शुरू हो रही है, मरकरी पे एंड हो रही है, और लास्ट 6D सीरीज़ एक्टिनम से शुरू हो रही है और स्टिल इनकम्प्लीट है। मतलब इसमें डिस्कवरी होती रहे हो, मतलब इसमें अब ये कंप्लीट नहीं है ये वाली ना सीरीज़। दूसरी बात, F ब्लॉक एलिमेंट्स। F ब्लॉक एलिमेंट्स में 4F सीरीज़ है जिनको हम लैंथेनाइड्स बोलते हैं, और 5F सीरीज़ में एक्टिनाइड्स हैं। ठीक हो गया। अब चलते हैं इनकी सबसे मज़े की बात, जनरल आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टीज़ नीचे ही हैं, हाँ याद आ गया मुझे। अब चलते हैं इनकी जनरल, पहले जनरल बात करेंगे, जो फार्मूला हम लोगों ने फॉलो करना है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये फार्मूला हम समझ क्यों है, क्योंकि ये बुक में हमारे पास है, फेडरल में आई गेस, तो हमें समझना ही पड़ेगा ना कि क्या है। अब देखो, फर्स्ट सीरीज़ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर कन्फिग्रेशन की बात की जाए तो अच्छा देखो, ये वाली बात समझने की कोशिश करो। ये मेरे पास है न्यूक्लियस, ये मेरे पास है शेल्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑब्वियसली। अब ये कौन सा शेल है, सबसे आउटर मोस्ट शेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल से जो एक शेल पीछे होता है ना, उसको कहते हैं पेनल्टीमेट शेल, और पेनल्टीमेट शेल से एक शेल और पीछे उसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। ये वाली बात याद रखनी है। अब देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए वो कह रहे हैं कि जो पेनल्टीमेट शेल, अच्छा ये एन जो है ना, एन वैलेंस शेल को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और पेनल्टीमेट को आप समझो n-1 से, और एंटी पेनल्टीमेट को समझो n-2 से। यानी एन में से एक कम कर रहे हैं तो एक कम किया तो पेनल्टीमेट बन गया, एन में से 2 कम किए तो एंटी पेनल्टीमेट बन गया। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कन्फिग्रेशन किस तरह वो बता रहे हैं कि ये है पेनल्टीमेट मेरे पास शेल, ठीक है, इसमें होंगे डी, ये मतलब ये होगा डी सब शेल, ठीक है। पेनल्टीमेट शेल में पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन्स किस में अरेंज्ड होंगे, डी ऑर्बिटल में, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस में अरेंज होंगे, एस ऑर्बिटल में, सॉरी। इतना तो पता है ना कि हम इस तरह करके लिखते हैं 4s2 3d10, याद आया थोड़ा थोड़ा, मतलब जो हमने एमफिसिल लेवल तक पढ़ा हुआ है, इस तरह करके अरेंज करते हैं ना। 4s1 कर दो इसको, चलो। तो यही बात हो रही है कि जो वैलेंस शेल है वो एस में होगा, वो एस ऑर्बिटल, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे, एस ऑर्बिटल में, और पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे, डी में। ये पेनल्टीमेट को शो कर रहा है, ये वैलेंस को शो कर रहा है। उसके बाद एफ़ की बारी आ जाए, यहाँ ये तो हमने कर लिया डी की, अब आ जाओ एफ़ की बारी। एफ़ में पेनल्टीमेट भी है, एंटी पेनल्टीमेट भी है, और वैलेंस भी है। वैलेंस हमारे पास होगा एस में, पहले ये आना चाहिए था ना, और पेनल्टीमेट आएगा डी में, एंटी पेनल्टीमेट आ जाएगा 1F में। और इसकी रेंज ये देखो, ये रेंज लिखी है, देखो डी में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं, 1 to 10, और F में कितने हो सकते हैं, 1 to 14। आगे समझ, मतलब एक दफ़ा मैं इसको रिपीट कर लेती हूँ, थोड़ा सा मतलब मुश्किल अगर लग रहा है तो, क्योंकि ये फॉर्मूला बुक में मेंशन है ना, तो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले जो आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल बोलते हैं, उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद उससे पीछे वाला n-1 उसको पेनल्टीमेट बोलते हैं, उससे पीछे वाले को n-2 एंटी पेनल्टीमेट बोलते हैं। जब हम डी ब्लॉक की कन्फिग्रेशन करेंगे तो ये वाला फार्मूला ज़हन में रखेंगे, हम एंटी पेनल्टीमेट के साथ लिखेंगे डी, यानी एंटी पेनल्टीमेट के इलेक्ट्रॉन्स हम अरेंज करेंगे डी ऑर्बिटल में, और वैलेंस के हम अरेंज करेंगे एस ऑर्बिटल में। उसके बाद एफ़ में हम पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट और वैलेंस तीनों की बात करेंगे। वैलेंस तो आ गया एस ऑर्बिटल में, पेनल्टीमेट आ जाएगा डी में, और एंटी पेनल्टीमेट आ जाएगा एफ में, ठीक है। अब आ जाओ जनरल करैक्टरिस्टिक की तरफ। पहले करैक्टरिस्टिक करते हैं, फिर डिटेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं इसकी। सबसे पहली बात, दे आर मेटेलिक इन नेचर, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स है। एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ये बातें मैं बताती हूँ क्यों कहीं ये आखिर में, ये ना आपके जो
सिलेबस है ना, उसमें लिखा हुआ है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डिस्कस करना है। तो ये जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, यही आपका सब टॉपिक है। इसको हम हर एक को ना डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अभी सुनो सिर्फ। एक्ट एज कैटलिस्ट आप देखते हैं टंगस्टन, कोबाल्ट, कॉपर, ये सब आपने ना खासा पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना इन सबको एज अ कैटलिस्ट यूज होते देखा है आपने। अब दे ऑल आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे फॉर्म एलॉयज। एलॉयज होता है मिक्सचर ऑफ टू मेटल। ये भी एक प्रॉपर्टी, इसको भी हम पढ़ते हैं। उसके बाद है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी मज़ेदार किस्म की प्रॉपर्टी है ये। उसके बाद देयर आयंस एंड कंपाउंड्स आर कलर्ड इन सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन। देखो कितनी डेफिनेटिव सी प्रॉपर्टीज़ है, डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं, इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इन प्रॉपर्टीज़ को देखकर। अब बात क्या थी कि टिपिकल जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे वो तो इन सबको फॉलो करते हैं। जो नॉन टिपिकल हैं वो क्या करते हैं ना, उनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल नहीं है, कलर्ड कंपाउंड्स नहीं है उनके पास। इसके अलावा उनके पास कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल थे, यानी हाफ फिल्ड भी नहीं है। तो फिर ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि थोड़ी बहुत तो कैरेक्टरिस्टिक ये फॉलो करते हैं ना। आप इनको वो कह सकते हो कि ये नहीं है, आप ना ये कह सकते हो कि ये है, लेकिन मोस्टली ये कुछ प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वगैरह, और कैटलिस्ट के तौर पर भी काम करते हैं। हाँ, ये भी काम करते हैं, तो इसलिए इनको हम लोग क्लासीफाई करते हैं एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सबसे पहली बात हमने पढ़ी ही क्या है डेफिनेशन में, कि दे हैव पार्शली फिल्ड डी और एफ सबशेल। ठीक है, अब जो याद करने की चीज़ है ना, वो आपने 3D सीरीज़ याद करनी है। ठीक है, 3D सीरीज़ आपको आनी चाहिए विद देयर, मतलब आप 3D सीरीज़ को अगर सीक्वेंस वाइज याद कर लोगे तो फिर आपको वैसे भी इसके एटॉमिक नंबर्स याद हो जाएंगे, लेकिन आप सीरीज़ याद करने के चक्कर में पूरा पहले मतलब आपको ना एक इंडिविजुअली भी आने चाहिए, और आई गेस कि आपको ना आ जाएंगे जब तक आप प्रैक्टिस करोगे। देखो इसको ना इस तरह याद करोगे, साइंस टीचर विल क्रिएट मॉनिटर, और बस यहाँ तक तो ये हो गया। उसके बाद फीकू निकू जिंक, ये तो फीकू निकू जिंक ये तो हो जाता है ना यार, सब आसान सी बात है। SC से साइंस रख लो, TI से टीचर विल क्रिएट मॉनिटर, साइंस टीचर विल क्रिएट मॉनिटर, इसको लिख लो बेशक। अगर ये याद होता है तो इट्स ओके, वरना आपका कोई अपना निमोनिक होता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। साइंस टीचर विल क्रिएट मॉनिटर और आके फीकू निकू जिंक। ठीक है, इस तरह मैंने पर्सनली याद किया था। अब 21 से शुरू हो रहा है, 30 तक जाएगा। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने का तरीका मैंने सिर्फ ना आखिरी वैलेंस शेल लिखी है, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, सिर्फ मैं वो लिखा है। उसके बाद उससे पहले क्या आएगा, आर्गोन। आर्गोन का क्या होता है, 18 नोबल गैस है ना, आर्गोन लिखते जाओ इसके साथ। अब देखो आर्गोन में है 18, अब देखो स्कैंडियम 21 है, आर्गोन 18 है, पीछे कितने रह गए, 3। अब इसको याद करने का या कह लो इसको रटने का तरीका जो है ना वो ये है, 21 लिखा हुआ है ना, आपको पता है 3D1 एंड 4s2 आएगा, तो आप 2 को लगा दो 4s की जगह और 1 को लगा दो 3D1 की जगह। 22 आ गया तो 4s2 3D2, 23 आ गया। ठीक है, 10th वाली पोजीशन जो है ना, जो 10th वाली पोजीशन है वो आपने s के ऊपर लगा देनी है, 2 3 2 3। देखो अच्छा ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे, रुको ज़रा, इसको छोड़ो ज़रा, इसको मैं आखिर में बताती हूँ। उसके बाद Mn 25 Fe 26 कोबाल्ट, देखो कोबाल्ट का क्या है, 27 और 27, निकल का 28 और 28, एक और एक्सेप्शन क्रोमियम और कॉपर। वैसे हमने ये बात पढ़ी थी क्वांटम नंबर में, तो उधर से भी याद होगी आपको। क्रोमियम और कॉपर को साइड पे रखो। उसके बाद है जिंक 30,
इसकी भी एक्सेप्शन है। बस ये ना इन सब पे अप्लाई हो रहा है ये वाला रूल कि जो आपका 2,5 है उसको उसके ऊपर लगा दो 4s2 और 3d5। कॉपर पे, क्रोमियम पे और जिंक पे नहीं अप्लाई करना हमने। अब चलते हैं क्रोमियम की जगह। क्रोमियम जो है हमने पढ़ा था कि ये रूल आउट करता है, यानी ये एक्सेप्शन शो करता है ऑफ-बर्ग प्रिंसिपल की। ये ऑफ-बर्ग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता वाइल डूइंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्यों नहीं? ये अच्छा क्यों नहीं करता ये? इसकी रीज़न ये है क्योंकि ये कहता है कि मुझे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा स्टेबल रहना है। ठीक है, इसमें ड्यू टू स्टेबिलिटी ये कहते हैं मुझे 3d5 ही रहना है, मुझे हाफ फिल्ड आप अप्लाई करने। देखो ये ऐसे होता है ना डी का, देखो डी बना लेते हैं ना इसको, यहाँ बना लेते हैं। देखो ये डी है, 5 डी है हमारे पास। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि मुझे हाफ फिल्ड रहना है और स्टेबल रहना है, इसलिए मुझे ये वाली कन्फिग्रेशन ही दे दो 4s1 3d5। ये याद ही ऐसे याद हो जाता है देख के कि बार बार रिपीट होती रहती है 4s1 3d5। इसके बाद सेम गोज़ फॉर कॉपर 4s1 3। इसकी होनी क्या चाहिए थी वैसे, अगर ऑफ बर्ग की बात करते होनी चाहिए थी 4s2 3d9, लेकिन नहीं, ये वाली नहीं है, इसकी है 4s1 3d10। क्यों? यहाँ पे इसने कम्प्लीटली फिल्ड को प्रेफर किया है क्योंकि इसको स्टेबिलिटी चाहिए। अब आप कहोगे इसको भी तो चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको क्यों नहीं चाहिए? इसने क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके 9 होते ना, इसके तो फिर भी 8 हैं, समझ रहे हो? तो 4s1 3d5 थी क्रोमियम की, 4s1 3d10 है कॉपर की। उसके बाद है जिंक 4s2 3d10, इसके लिए आपने याद रखना है। अच्छा, जिंक की बात हो गई तो ये जिंक बिलोंग करता है नॉन टिपिकल से। इसमें हमने कहा था दे डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, अब ना ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट आना ज़रूरी है। क्यों आना ज़रूरी है कि पूछा जा सकता है आपसे ना MCQs में। इसको याद करने का तरीका देखो, 2 + 1 क्या होता है? 3। तो इसका मतलब है कॉमनली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ स्कैंडियम एट 3। अब 2 + 2 क्या होता है? 4। तो 2, 3 और 4। उसके बाद 2 + 3 कितना होता है? 5। तो 2, 3, 4, 5। इसमें भी एक्सेप्शन आएगी, आपने याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की एक्सेप्शन हमने याद कर ली, कॉपर, क्रोमियम और जिंक। एटॉमिक ये ऑक्सीडेशन स्टेट की भी कन्फिग्रेशन आएगी, वो भी हम देखते हैं। कहाँ गया मेरा? अच्छा, ये क्रोमियम पे से हम लोग 2 + 4 कितना होता है? 6। तो +2 +3 +4 +5 +6। ठीक है, अब देखो मैग्नीज़ आ गया। मैग्नीज़ है +2 + 5 1+, इसमें 1 डालना है आपने लास्ट में, ये एक्सेप्शन में बताना चाह रही थी आपको। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, इतनी ज़्यादा, मतलब कितनी ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है मैग्नीज़। बड़ा ये वाला पॉइंट याद रखना है आपने। देखो कितना ज़्यादा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। बस मैग्नीज़ तक था, फिर ये कम होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक ये फॉलो होता है मेरा जो रूल, जो मेरा याद करने का तरीका है, उसके आगे आपको याद करने पड़ेंगे। आयरन के लिए +1 से +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट है। कोबाल्ट के लिए +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। निकल के लिए भी, निकल और कोबाल्ट का सेम है कॉमनली ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद है कॉपर की बात सुनो। कॉपर इन एटॉमिक स्टेट, ऐसे ना कॉपर की सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट सुनो, +1 +2 +3 है। बाद में क्या बताना चाह रही हूँ कि कॉपर इन एटॉमिक स्टेट एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट डू नॉट शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन सी वाली कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात कर रही हूँ? ऑब्वियसली समझ गए होगे आपके, जब आप डेफिनेशन पढ़ते हुए हमने क्या कहा था? पार्शली फिल्ड। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो डी कम्प्लीटली फिल्ड है। ओ सॉरी, इसकी नहीं बात हो रही, इसकी बात हो रही, इसकी बात भी करते हैं अभी, ये भी यही है, कम्प्लीटली फिल्ड है। तो क्या कह रहे हैं? कॉपर इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक तो एटॉमिक स्टेट, ये तो देखो ये तो लिखी हुई है एटॉमिक स्टेट। और अगर मैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ तो क्या होगा? +1 यानी रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? 3d10 4s0। अभी भी 3d10 है, यानी अभी भी कंप्लीट पार्शली फिर d ऑर्बिटल्स नहीं है। तो इसका मतलब एटॉमिक स्टेट और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में
3D इन हमारे पास कम्प्लीटली फिल्ड है, हमें तो पार्शली फिल्ड चाहिए थे। अलबत्ता +2 में, हाँ +2 में 4s से निकल गया, तो इसके बाद इसकी बारी आएगी तो 3D 9 हो जाएगा। तो तब ये करेक्टरिस्टिक शो करेगा हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट की, और मतलब एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक शो करेगा, ठीक है। उसके बाद है जिंक की बात करो, जिंक नाइदर इन एटॉमिक स्टेट, ठीक है, नाइदर इन एटॉमिक स्टेट नॉर इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैंने बोला ना जिंक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये नॉन टिपिकल है। नॉन टिपिकल की प्रॉपर्टीज शुरू में बताने का मकसद ये था ताकि आप जिंक के अंदर कंफ्यूज ना हो। कौन कौन से थे? जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और स्कैंडियम, वाई और एल, ठीक है। +2 ऑर्बिटल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। और बात सुनने की बात यह है कि नाइदर इन एटॉमिक स्टेट नॉन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल शो ही नहीं करता, तभी ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है। देखो +2 होगा तो क्या होगा? +2 होगा तो यहाँ से पहले +2 होगा तो 4s के सारे इलेक्ट्रॉन्स खाली हो जाएंगे, 3d 10 तो वैसे का वैसे ही कम्प्लीटली फिल्ड पड़ा हुआ है। अच्छा, इसकी ये बात याद रखो कि जो 1b होते हैं ना उनको कोइनिश मेटल कहते हैं, और कॉपर और एंड सिल्वर इनकी मतलब इनके एलिमेंट्स के नेम है, ठीक है। ये कोइनिश मेटल्स का बताना चाहिए। अच्छा, अब आ जाओ कैटालिटिक एक्टिविटी की तरफ। मैंने कहा था ना हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक एक एक करके पढ़ेंगे। अब हमने पढ़ा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या शो करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या फ़ायदा पहुंचाते हैं हमें? दे फॉर्म इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स विद वेरियस रिएक्टेंट्स। अब देखो, एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो समझ आता कि एक तरह की एग्जिस्टेंस है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्या? दे फॉर्म इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स विद वेरियस रिएक्टेंट्स। तो ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये जो खूबी, ये खसूसियात, खासियत जो है, ये इसको कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। दूसरी बात है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ये दो कैरेक्टरिस्टिक हैं जो इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को बताती है कि ये क्यों एज ए कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है। दूसरी बात है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हम देखेंगे अभी बनाएगा, किस तरह बनाएगा ये भी देखते हैं। ये कॉम्प्लेक्स इनको इनेबल करता है कि रिएक्टेंट के साथ बाइंड कर लें, ठीक हो गया। दो बातें हमने पढ़ी, एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनाते हैं विद वेरियस रिएक्टेंट। दूसरी बात हमने पढ़ी कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं डैट बाइंड टू डैट रिएक्टेंट। अच्छा देखो, ये मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, ये सारी हमने पढ़ी हुई है। हमने अब आज हम ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, तो हमने ये सारी कैटलिस्ट पढ़ चुके हैं। देखो, जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 हमने पढ़ा था ना जब हमने मिथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन की थी, वुड स्पिरिट वगैरह, याद आ गया होगा आपको। उसके बाद निकल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम, उसमें हमने कहा था ये दोनों तो एक्सपेंसिव होते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल में यूज़ किया था। MnO2 यूज़ होता है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 में। TiCl ये प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में, ये भी पढ़ा हुआ है हमने। V2O5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, जिसमें हम SO2 से SO3 बनाते हैं, और फिर ये H2SO4 की प्रोडक्शन में यूज़ होता है। उसके बाद आयरन तो अभी हमने पढ़ा था रिसेंटली हार्बर्स प्रोसेस में, जब हमारे पास N2 + 3H2 और फिर NH3 बन रहा था हमारे पास, मतलब। उसके बाद हमारे पास आ गया कलर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कलर के लिए आपने याद रखनी है 2-3 बातें, जो मतलब एक तो बात है पूरा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि कलर फॉर्मेशन क्यों हो रही है, लेकिन जो बातें आपने अपने माइंड में बिठा के रखनी है वाली बात है ना, उसमें सबसे पहली बात जो रखनी है ना आपने कि जब D = 0 हो जाए और D = 10 हो जाए तो कलरलेस कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। आपके पास MCQ हो और आपको डिफरेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स गिवन हो, तो जिसके D = 0 और D = 10 हो तो उसको समझ जाएं कि ये कलरलेस है, ठीक है। अब वही बात हमने पढ़ा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर कंपाउंड शो करते हैं, और ये भी हमने पढ़ा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पार्शली फिल्ड D और F ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अब आपको समझ आया, यानी कलर फॉर्मेशन इज़ बेसिकली रिलेटेड टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या पार्शली और हाफ फिल्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पार्शली और हाफ फिल्ड और D और F ऑर्बिटल्स, ठीक है।
यहाँ हम डी की बात करते हैं, डी की बात करनी है, एफ को छोड़ दो, ठीक है। मैकेनिज्म अब पढ़ लेते हैं, मैकेनिज्म भी तो पता होना चाहिए ना कि होता क्या है। अब देखो बेसिकली यहाँ पे ना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात होगी। सबसे पहले लिगेंड होते हैं। लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेटर। भी इसको ना इतना याद रखो, ये हम पढ़ते हैं, इसके बाद ही पढ़ लेते हैं, इसके बाद ही मतलब एंड ऑफ द लेक्चर पढ़ते हैं। क्या लिगेंड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। लिगेंड करेगा ट्रांजिशन मेटल के ऊपर अटैक, ठीक है। उससे क्या होगा? अटैक कर दिया लिगेंड ने, इस प्रोसेस से स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल हो जाएगा। किस तरह होगा स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स? यानी दो एनर्जी लेवल्स में इन टू सेट, इसको मैं लिख लेती हूँ, हैविंग डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, ठीक है। दो एनर्जी डिफरेंट सेट, दो सेट्स में टूट गए, ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए। डी ऑर्बिटल्स कितने थे? 5 थे ना वैसे तो। ट्रांजिशन लिगेंड आया, उसने ट्रांजिशन मेटल पे अटैक किया, डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो गई, दो सेट्स में उन दोनों सेट्स की एनर्जीज डिफरेंट थी। देखो इस तरह करके ये 5 ऑर्बिटल थे डी के, इस तरह करके स्प्लिटिंग हो गई। अब हम डालेंगे लाइट। जैसे ही लाइट पड़ेगी ना तो क्या होगा? लाइट एक्साइट्स इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहाँ था एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमने डाली लाइट, लाइट आ रही है यहाँ से, लाइट कर देगी इस इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन और ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल पे शिफ्ट हो जाएगा। मैंने कहा ना 2 सेट बन गए थे, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से मतलब यहाँ से ऊपर चला जाएगा और यहाँ चला जाएगा हाई एनर्जी लेवल पे। लेकिन ये टेम्परेरी प्रोसेस है, उसके फ़ौरन बाद ही क्या होगा? आफ्टर सम टाइम ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके वापस यहाँ पे आ जाएगा और जब वापस आएगा लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो ये एनर्जी रिलीज़ करेगा, इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ। और ये वेवलेंथ हम अपनी आँखों से देखेंगे तो हमें ये कलर नज़र आएगी, ठीक है, ठीक है। ये वाली वेवलेंथ जो यानी रिलीज़ हुई है ना, जो जब इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है ना आफ्टर सम टाइम लोअर एनर्जी लेवल पे वापस आ रहा है, तो इसकी जो तो ऑब्वियसली लोअर पे आ रहा है तो एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी ना। जैसे इसने लाइट की एनर्जी गेन करके एब्जॉर्ब करके हाई पे गया था, उसने अब वापस आना है इसने अपने पुराने वाले उसमें, तो फिर ये क्या करेगा? एनर्जी रिलीज़ करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ और वो वेवलेंथ हमें विजिबल होगी एज आ कलर। ये मैकेनिज्म है छोटा सा इसका। अच्छा, कलर्स फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट कलर, सॉरी कंडीशंस क्या होती हैं, किस वजह से होते हैं कलर फॉर्मेशन? सबसे पहले तो डी ट्रांजिशन का मतलब क्या था कि तो स्प्लिटिंग हो गई, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो गया, एक्साइट हो गया। उसके बाद है पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल। क्या मैंने ऊपर पहली बात इसलिए ये लिख दी थी कि जब डी इज इक्वल टू और 0 होगा और डी इज इक्वल टू 10 होगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास कलरलेस कंपाउंड होगा वो। अच्छा, ये बात है कि अगर पार्शली फिल्ड का मतलब है कि डी इज इक्वल टू 1 से 9 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जो एक और MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बात सुन लो कि एब्जॉर्ब्ड और ट्रांसमिटेड लाइट आपने निकालनी है, किस तरह निकालोगे? अच्छा, एब्जॉर्ब लाइट तो वो है ना जो कि उसने इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर ली। ट्रांसमिटेड लाइट वो है जो हम देखेंगे, जो हमें नज़र आएगी। अच्छा, ये लिखा हुआ है विच वी विल सी थ्रू आवर आइज़, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए आपने क्या करना है? आपने बना देना है ये वेवगाइड, ठीक है। वेवगाइड क्या है? विजिबल लाइट के वही कलर्स आपने निकाल, आपको पता है ना कि लाइट किस कौन कौन से कलर्स की कम्बिनेशन होता है, तो आपने ये निकाल देना है, ठीक है। अब क्या करना है? आपके पास सवाल आ रहा है कि एक कंपाउंड एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, उसने वॉयलेट कलर को ट्रांसमिट किया है, तो आपने आंखें बंद करके बता देना है कि जो उससे ऑपोजिट है ना, ये सर्कल बना के इस तरह डायगोनल में काट देना है और फिर इस तरह वेवगाइड लिखना है और फिर आपने आंखें बंद करके कह देना कि वी से ऑपोजिट जो एलिमेंट आ रहा है इसका मतलब है वो उसने एब्जॉर्ब किया है, यानी ये वाला कलर हमें अपनी आँखों में नज़र आएगा, हमें पता लगेगा एब्जॉर्ब्ड, और ये हमारे आइज़ में हमें नज़र आएगा, ये वाला कलर हमें विजिबल होगा। अच्छा, इसी तरह दोबारा सुन लो, ग्रीन की बात करो कि लाइट का एक कंपाउंड के ऊपर आपने लाइट डाली, उसने कौन सा एब्जॉर्ब कर लिया? ग्रीन। तो ग्रीन के ऑपोजिट क्या है? रेड।
जो चीज़ ऑपोजिट है, जो कलर ऑपोजिट है वो ट्रांसमिट होगा। ट्रांसमिट के ऑपोजिट वाला एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब के ऑपोजिट वाला ग्रीन।